क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में ऐसी भी हत्याकांड की वारदातें हुई हैं जिसकी दहशत इतनी थी कि आम जनता सूरज ढलने के बाद अपने अपने घरों में दुबक जाती थी। खिड़की और दरवाजों पर ताले लगा लिए जाते थे। दुकानें, होटल्स, रेस्टोरेंट ये सब बंद तो होते ही थे। इसके साथ साथ सिनेमा हॉल्स के इवनिंग और नाइट शोज को भी बंद करना पड़ता था, क्योंकि डर की वजह से शाम को कोई वहां पर आता ही नहीं था। वैसे पुलिस सड़कों पर पेट्रोलिंग करती तो थी, लेकिन फिर भी सीआरपीएफ के जवानों को पूरे शहर में तैनात किया गया था। इन सब चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय की परिस्थिति क्या रही होगी। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट जोशी अभयंकर केस। ये कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के पुणे शहर से। इसी शहर में एक महाविद्यालय था, अब था क्या अभी भी है, अभिनव कला महाविद्यालय। 1976 का साल था। बच्चे इसी महाविद्यालय में पढ़ा करते थे। ये अपने जमाने में काफी मशहूर था। इसी महाविद्यालय में 4 और स्टूडेंट्स पढ़ा करते थे जिन पर आज की कहानी आधारित है। पहला राजेंद्र जक्कल, दूसरा दिलीप सुतार, तीसरा शांताराम कन्नौजी और चौथा मुनव्वर हारून शाह। ये चारों लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। घर से उतने पैसे भी नहीं मिलते थे कि अपना अयाश कर सकें। केवल खुद के खर्च जितने ही पैसे मिलते थे। फिर भी इनको बुरी आदतें लग चुकी थीं। पढ़ाई लिखाई के अलावा ये सब कुछ करते थे, जैसे कि सिगरेट पीना, दारू पीना, लड़कियों के साथ बदतमीजी करना, लड़ाई झगड़े करना। जब घर से मिले हुए पैसे नशा करने में खत्म हो जाते थे तो ये आम लोगों के स्कूटर और बाइक को चोरी करके बेच दिया करते थे। इनका यही सब कॉलेज में चलता था, लड़ाई झगड़े करना, चोरी चकारी करना। चूंकि इन चारों का मन एक ही तरह की चीजों में लग रहा था, कॉलेज में भी चारों का नाम एक साथ आता था, इसलिए धीरे धीरे करके इन चारों ने अपना एक गैंग बना लिया, जिसका लीडर बना राजेंद्र जक्कल। बाकी के 3 इसे बॉस कहकर बुलाते थे। अब जब इनका एक नया गैंग बन गया, चारों साथ में आ गए, तो चोरी चकारी करने में आसानी होती थी। ये चारों हर वो बुरे काम करने के लिए तैयार थे जिनसे पैसे कमाया जा सके। जिस महाविद्यालय में ये पढ़ा करते थे उसके पीछे एक छोटा सा होटल भी था, ढाबा टाइप का, विश्वा होटल, जहाँ पर इस महाविद्यालय के छात्र और छात्रा खाने पीने के लिए आते थे। ये विश्वा होटल सुंदर हेगड़े नाम के एक आदमी का था, जिसका 20-22 साल का एक लड़का भी था, प्रकाश हेगड़े। प्रकाश हेगड़े भी अभिनव कला महाविद्यालय में पढ़ता था। यहाँ ये चारों बदमाश भी उस होटल में आते जाते थे। प्रकाश हेगड़े इनका ही क्लासमेट भी था। इन्होंने सोचा कि प्रकाश के पिता का एक होटल है, अच्छी खासी कमाई होती है, अगर हम प्रकाश को किडनैप कर लें तो इसके बाप से ढेर सारे पैसे मिल सकते हैं। राजेंद्र जक्कल प्रकाश को किडनैप करने का प्लान बनाता है। वैसे प्रकाश सीधा साधा इंसान था, पढ़ाई लिखाई करने में भी ठीक ठाक था। इधर ये चारों लड़ाई झगड़े और चोरी चकारी के लिए पूरे कॉलेज में बदनाम हो चुके थे। इनको पता था कि हम प्रकाश को ऐसे ही बहला फुसलाकर किडनैप नहीं कर सकते। इसके लिए एक ऐसा आदमी चाहिए था जिस पर प्रकाश भरोसा करता हो। इनके ही क्लास में एक और शख्स पढ़ता था, सुहास चंदक। ये भी उन चारों की लाइन में ही था, लेकिन उतना उभरा हुआ नहीं था जितना कि ये लोग थे। ये चारों सुहास से बात करते हैं। ये कहते हैं कि तुमको प्रकाश को कैसे भी बहला फुसलाकर इस जगह पर लाना है। वैसे सुहास को भनक लग चुकी थी कि इन चारों का इरादा क्या है, फिर भी सुहास काम करने के लिए तैयार हो गया। 15 जनवरी 1976, 1976 इस दिन सुहास चंदक प्रकाश को किसी काम का बहाना देता है और अपने साथ एक जगह पर लेकर जाता है। वो जगह थी कारवे रोड के पास बनी एक ठिकाने की। गैंग के लीडर राजेंद्र जक्कल का ये अड्डा था। यहीं पर चारों अपनी दारू पार्टी किया करते थे। सुहास चंदक प्रकाश को लेकर 15 जनवरी 1976 को यहाँ पर आया। थोड़ी देर में वो 4 भी यहाँ पर आ गए। अब इन चारों पांचों ने मिलकर प्रकाश को बंधक बना लिया, किडनैप कर लिया। किडनैपिंग के बाद जबरदस्ती इससे एक लेटर लिखवाया जाता है, जिसमें लिखना था कि मैं अपना घर छोड़ रहा हूँ और मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। ऐसा कुछ प्रकाश ने अपने हाथों से लिखा और लिखने के बाद नीचे अपना साइन करता है, प्रकाश हेगड़े। इतना सब करने धरने में 15 जनवरी से 16 जनवरी की शाम हो गई। शाम को ये चारों पांचों प्रकाश को पेशवा पार्क में लेकर जाते हैं। ये पार्क विश्वा होटल से कुछ ही दूरी पर था। यहाँ लाकर उन चारों पांचों ने प्रकाश के मुंह में कपड़ा ठूस दिया ताकि वो चिल्ला न पाए। फिर एक नायलॉन की रस्सी से फांसी के फंदे जैसा कुछ बनाकर प्रकाश के गले में डाल दिया जाता है और खींच दिया जाता है, जिसके बाद प्रकाश का गला घुटने लगा और उसकी मौत हो गई। वहीं उसी पार्क में एक लोहे का बैरल भी पड़ा हुआ था। उसमें प्रकाश की बॉडी को डालते हैं, फिर उसमें कुछ पत्थर वगैरह भी डालते हैं भार के लिए। इसके बाद उस बैरल को उसी पार्क के तालाब में फेंक दिया जाता है। इस तरफ प्रकाश के घर वाले परेशान थे। 2 दिन से वो घर पर नहीं आया था।
सबको उसकी चिंता हो रही थी। अब इनको क्या पता कि सामने के कॉलेज में पढ़ने वाले 4 बदमाशों ने और सुहास चंदक ने प्रकाश की हत्या कर दी। 17 जनवरी 1976 की सुबह हुई। प्रकाश ने जो लेटर लिखा था उसे एक पत्थर में लपेट कर ये चारों विश्वा होटल में फेंक देते हैं। पिता ने उस कागज को उठाया और पढ़ा। लेटर की लिखावट से और नीचे लिखे नाम से ये पहचान गए कि ये लेटर उनके बेटे की है, प्रकाश की है। पहले तो इन्हें लगता है कि बेटा घर छोड़कर चला गया, लेकिन इनको एक बात खटकती है, वो ये कि जब कभी भी प्रकाश अपने परिवार को लेटर लिखता था तो वो अपने घर के नाम देवदास नाम से लिखता था। प्रकाश हेगड़े नाम से केवल बाहरी लोग ही उसे जानते थे, लेकिन घर पर वो देवदास था। सुंदर हेगड़े यानी प्रकाश के पिता समझ गए कि उनके बेटे के साथ कुछ तो गलत हुआ है। अब ये वहाँ के पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपने बेटे की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते हैं। इनको शक था कि इसके पीछे उन चारों बदमाशों का हाथ हो सकता है, लेकिन पुलिस पिता की बातों पर ध्यान नहीं देती है। वो केस को रजिस्टर तो कर लेती है लेकिन एक्शन नहीं लेती है। पिता का शक उन चारों पर जाने की वजह ये थी कि होटल में आने वाले कुछ छात्रों से इन्होंने बात किया था। उन्होंने बताया कि प्रकाश आखिरी बार सुहास चंदक नाम के एक छात्र के साथ देखा गया था और ये चारों भी उसके साथ थे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। पुलिस कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही थी। जनवरी से अगस्त महीना आ गया और ये चारों पुलिस से बचने के लिए कोल्हापुर भाग आए। यहाँ ये एक बिजनेसमैन के घर पर रॉबरी करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन इस प्लान को बाद में कैंसिल करना पड़ गया क्योंकि उस घर के आसपास ढेर सारे बॉडीगार्ड्स तैनात थे। अब ये कोल्हापुर से भागकर पुणे आ जाते हैं। छोटी मोटी चोरी चकारी से ये बोर हो चुके थे, अब इन्हें बड़ा हाथ मारना था। इसलिए 31 अक्टूबर 1976 को ये चारों एक घर में घुसते हैं। ये घर पुणे के विजयनगर कॉलोनी में मौजूद था। यहीं पर एक जाने माने शख्स रहा करते थे, अच्युत जोशी। इनकी पत्नी थी उषा जोशी और टीनेज लड़का था आनंद जोशी। जब ये चारों घर पर आए तो उस समय पति पत्नी घर पर ही थे और बेटा बाहर गया हुआ था। इन चारों ने पहले जोशी दंपति पर काबू पाया और उनके मुंह में कपड़ा ठूसकर उसी तरीके से फांसी का फंदा बनाया जैसे कि प्रकाश हेगड़े के टाइम पर बनाया था, और फिर इन दोनों का गला घोट दिया। इन्हीं सबके दौरान आनंद जोशी भी घर पर आ जाता है। सामने माँ बाप की ऐसी हालत देखकर वो डर गया। इतने में कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं, तुम अपने कपड़े निकालो। आनंद ये सुनकर हैरान हो जाता है। फिर मजबूरी में आकर ये अपना कपड़ा उतारता है। जब सारे कपड़े उतर गए तो इससे पूछा जाता है, घर में कहाँ कहाँ पर कीमती सामान पड़े हैं। इसने जहाँ जहाँ पर बताया ये चारों खंगालना शुरू करते हैं। इन्हें टोटल कुछ हजार रुपए और एक कीमती घड़ी मिलती है। अब ये जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन इससे पहले इन्होंने उषा जोशी का मंगलसूत्र निकाल लिया और फिर आनंद के मुंह में कपड़ा ठूस कर नायलॉन की रस्सी से उसकी हत्या कर दी। जब ऐसी घटना मीडिया में पहुंची और लोगों में फैलनी शुरू हो गई तो सभी लोग दहशत में आने लगे थे। कोई कैसे दिन दहाड़े एक वेल नोन आदमी के घर में घुसकर पूरे परिवार की हत्या कर सकता है। इस घटना की वजह से लोगों में डर की, दहशत की शुरुआत होती है। अब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। मीडिया के लोग पुणे के आसपास हुई हत्याओं का पता लगाते हैं और इस जोशी परिवार के हत्याकांड से जोड़कर देखते हैं, लेकिन इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलता, जैसे कि नायलॉन की रस्सी से गला घोंटकर मारना और एक शख्स के कपड़े को उतरवाना। पुलिस को लगता है कि ये इस तरह की पहली वारदात है। वैसे इस कहानी का जो टाइटल है जोशी अभयंकर केस, इसमें जोशी इसी परिवार के नाम पर है। अभयंकर के बारे में आपको आगे पता चलेगा। इस घटना को कुछ ही दिन बीता ही था कि ये चारों शंकर सेठ रोड पर स्थित एक बंगले में धमक पड़ते हैं। ये बंगला यशोमती बफना नाम की एक औरत का था। जब ये चारों घर पर आए तो उस समय घर पर 2 नौकर मौजूद थे जो काफी हट्टे कट्टे थे। इन दोनों से उन चारों का पाला पड़ता है। दोनों में भिड़ंत होती है। वो नौकर दोनों इन चारों पर भारी पड़ते हैं। राजेंद्र जक्कल अपने गैंग को वापस चलने को कहते हैं। जब मामला ठंडा हो गया तो यशोमती पुलिस के पास जाती हैं और अपने घर पर हुई वारदात के बारे में उनको बताती हैं। इन्होंने पुलिस वालों से ये भी कहा कि उन सबका एक बॉस भी था, बाकी सब उसे बॉस कहकर बुला रहे थे। उसके आदेश पर ही सब पीछे हट गए और दीवार कूदकर भाग गए। 22 नवंबर 1976 को ये घटना हुई थी। अब आती है अभयंकर हत्याकांड की बारी। 1 दिसंबर 1976 रात के करीब 8 बज रहे थे। भंडारकर रोड पर एक बंगला था जिसका नाम था स्मृति। इसी स्मृति बंगले में अभयंकर परिवार रहा करता था। जब ये चारों बदमाश इस घर में आए तो इस समय टोटल 5 लोग घर पर मौजूद थे। काशीनाथ शास्त्री अभयंकर, इनकी पत्नी इंदिरा बाई, एक नौकरानी सकूबाई वाघ, पोती जई और पोता धनंजय, ये लोग घर पर ही थे। जई और धनंजय के माँ बाप किसी शादी के फंक्शन में बाहर गए हुए थे। ये चारों घर की घंटी बजाते हैं।
पोता धनंजय दरवाजे को खोलता है। दरवाजे के खुलते ही ये चारों उसको पकड़ लेते हैं और उसके मुंह में कपड़ा ठूस देते हैं। फिर उसके गले में नायलॉन की रस्सी का फंदा बांध कर घोट देते हैं, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। इसके बाद काशीनाथ, फिर इंदिराबाई, फिर नौकरानी सकूबाई को भी ऐसे मार दिया जाता है। आवाज सुनकर पोती जई भी कमरे से बाहर निकलती है और सामने अपने परिवार को मरा हुआ देखती है। ये लोग जई को भी पकड़ लेते हैं और इससे उसके कपड़े को उतारने के लिए बोलते हैं। जई डरी हुई थी। इसके सामने इसके दादा दादी, भाई और नौकरानी की लाश पड़ी हुई थी। जई ने अपने सारे कपड़े उतार दिए। फिर ये लोग उससे घर में रखे कीमती सामानों के बारे में पूछते हैं। ये बताना शुरू कर देती है। जहाँ जहाँ पर ये बताती है वहाँ वहाँ के सामानों को लूटा जाता है। अब जाने की बारी आ गई। जाते वक्त इन्होंने जई के मुंह में कपड़ा ठूस दिया और नायलॉन की रस्सी से उसका गला घोट दिया। अब ये चारों वहाँ से चले गए। इनके जाने के 1 या 1.5 घंटे के बाद अभयंकर के बड़े बेटे और बहू घर पर आते हैं। यहाँ पर इन्होंने अपने परिवार की लाशों को देखा, जिनका नायलॉन की रस्सी से गला घोटा गया था। शोर मचता है, लोग आते हैं, पुलिस भी आती है। ये खबर भी आग की तरह पूरे पुणे में फैल गई। यही वो समय था, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, कि शाम के समय लोग अपने घरों में कैद हो जाते थे, दुकानें वगैरह बंद हो जाती थीं, सड़कों पर सन्नाटे छा जाते थे। पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ के जवान भी पुणे की सड़कों पर पहरा देने लगे थे, पेट्रोलिंग करने लगे थे। किसी को कुछ पता नहीं कि कब किसके घर में सबका आखिरी दिन होगा। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर तो रही थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो किसको ढूंढ रहे हैं। क्या वो एक आदमी को ढूंढ रहे हैं या फिर पूरी गैंग को। एक परिवार के 3 से 5 लोगों पर काबू पाना एक आदमी के बस की बात नहीं है। पुलिस को कहीं से कोई सुराग नहीं मिल रहा था। मुखबिरों को भी लगाया गया था, उन्हें भी कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। ऐसे ही सब चलता रहा। धीरे धीरे 3 महीना और बीत गया। 23 मार्च 1977 1977 का दिन शुरू हो गया। इस दिन अनिल गोखले नाम का एक आदमी, जो कि अभिनव कला महाविद्यालय का छात्र था, ये वही कॉलेज है जहाँ पर वो चारों बदमाश पढ़ा करते थे। 23 मार्च को अनिल गोखले से वो 4 मिलते हैं एक मूवी टॉकीज के पास और इसे बहला फुसलाकर अपने किसी अड्डे पर लेकर जाते हैं। यहाँ आकर इन्होंने अनिल से सारे पैसे छीने, घड़ी छीना, फिर मुंह में कपड़ा ठूसा और नायलॉन की रस्सी से उसका गला घोटकर हत्या कर दी। इसके बाद ये अनिल की बॉडी को ले जाकर मोला मुठा नाम की एक नदी में फेंक देते हैं। राजेंद्र जक्कल और इसकी गैंग द्वारा किया गया यह 10वां कत्ल था, जिसमें से पहला कत्ल इन्होंने प्रकाश हेगड़े का, 3 कत्ल जोशी फैमिली का, 5 अभयंकर फैमिली में और ये 10वां कत्ल अनिल गोखले का किया। एक के बाद एक हत्या होती ही जा रही थी और पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लग रहा था। वैसे देखा जाए तो पहले कत्ल में ही अगर पुलिस सुंदर हेगड़े, जो कि प्रकाश हेगड़े के पिता थे, उनकी बातों पर ध्यान दे देती, उनको जिन पर शक था उन्हें उठाकर एक्शन लेती, तो शायद बाकी के कत्ल नहीं होते। 23 मार्च को अनिल गोखले का कत्ल हुआ था और उसे मोला मुठा नदी में फेंक दिया गया था। 24 मार्च को कुछ लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि नदी में एक बॉडी तैर रही है। पुलिस स्पॉट पर पहुंचती है और बॉडी को पानी से बाहर निकालती है। इस समय इंस्पेक्टर मानिक राव दमामे वहीं पर मौजूद थे। ये काफी तेज तर्रार ऑफिसर थे। पुलिस को बॉडी के पास से एक आईडी कार्ड भी मिलता है, जो कि अच्छी हालत में नहीं था, पानी में बिल्कुल भीग चुका था, लेकिन उसमें पुलिस को 2 नाम दिखाई देते हैं, एक अनिल गोखले और दूसरा अभिनव कला महाविद्यालय। इसका मतलब मिली हुई बॉडी अनिल गोखले नाम के शख्स की है और ये इसी महाविद्यालय में पढ़ता है। अब पुलिस बॉडी को ध्यान से देखना शुरू करती है। इतने में मानिक राव की नजर बॉडी के गले पर पड़ती है, जहां पर एक नायलॉन की रस्सी बंधी हुई थी। रस्सी पर गांठें भी लगी हुई थी। ये देखकर इंस्पेक्टर के दिमाग में वही वारदातें सामने आती हैं, जो कि पिछले इतने महीनों से हो रही थीं। इन्हें लगने लगा कि इस कत्ल के पीछे उन्हीं लोगों का हाथ होगा जिन्होंने जोशी और अभयंकर फैमिली का कत्ल किया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पूरे शहर में हो रहे इन कत्लों का पता लगाने के लिए एक स्पेशल टीम तैयार की गई थी, जिसको लीड कर रहे थे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी एसीपी मधुसूदन हुल्यालकर। इंस्पेक्टर मानिक राव रस्सी वाली बात एसीपी को बताते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि एक हॉस्पिटल एम्प्लॉय ने सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड कुछ खुलासे किए थे, जिसमें उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम करते समय एक नियम होता है, पोस्टमार्टम की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करना। ऐसा रूल जोशी अभयंकर केस के टाइम पर भी था। एसीपी हुल्यालकर ने जोशी परिवार और अभयंकर परिवार के पोस्टमार्टम के फोटोग्राफ्स मंगवाए और अब इन्हें अनिल गोखले के फोटोग्राफ से मिलान करते हैं। सभी लोगों के गले पर नायलॉन की रस्सी जिस तरीके से बांधी गई थी वो एक जैसा था। अब ये कंफर्म हो गया कि इन सब के पीछे उसी गैंग का हाथ है।
इतने में अनिल गोखले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, जिसमें पता चला कि इनकी हत्या लगभग 24 घंटे पहले हुई होगी। एसीपी और इनकी स्पेशल टीम तुरंत हरकत में आती है और अनिल गोखले के बारे में जानने के लिए अभिनव कला महाविद्यालय पहुंचती है, जैसा कि उस आईडी कार्ड पर लिखा हुआ था। पुलिस छात्रों से अनिल गोखले के बारे में पूछती है कि 23 मार्च को अनिल को किसने और कब देखा था। इन्हीं में से किसी छात्र ने पुलिस को बताया, मैंने उसे राजेंद्र जक्कल के साथ बाइक पर बैठकर कहीं जाते हुए देखा था। राजेंद्र हमारे कॉलेज का छात्र है, लेकिन वो सबसे बदनाम और बिगड़ा हुआ लड़का है। पूछताछ के समय पुलिस की मुलाकात सुहास चंदक नाम के एक आदमी से होती है। ये पुलिस से कहता है, अगर आप इस कॉलेज के 4 लोगों को पकड़ेंगे और उनसे अनिल गोखले के बारे में पूछेंगे तो शायद आपको कुछ मिल सकता है, कुछ बड़ा हाथ लग सकता है। ये उन चारों का नाम बताता है, राजेंद्र जक्कल, दिलीप सुतार, शांताराम जगताप और मुनव्वर हारून शाह। इसने आगे कहा कि मुझे उन पर डाउट है, वही लोग अनिल के साथ कुछ कर सकते हैं। पुलिस आगे पूछती है, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? इसने कहा, हमारे कॉलेज में एक लड़का पढ़ता था, प्रकाश हेगड़े। जनवरी 1976 में ये चारों उसे किडनैप करने का प्लान बनाते हैं। उस समय इन्होंने मुझसे कहा, तुम प्रकाश को बताई हुई जगह पर छोड़ देना और चले जाना, उसके बाद हम उसे किडनैप करके उसके पिता से पैसे वसूलेंगे। इसने कहा कि मैंने केवल उसे बताई हुई जगह पर छोड़ दिया था और वहां से चला गया था। अब आगे क्या हुआ मुझे नहीं पता। इसके बाद पुलिस प्रकाश हेगड़े की फाइल निकलवाती है, उसके बारे में पता लगाना शुरू करती है। इसके पिता से भी बात करती है, लेकिन उन्हें भी नहीं पता था कि उनका बेटा कहाँ पर है, किस हालत में है। आज तक वो घर पर भी नहीं लौटा। पुलिस सुहास चंदक के कहने पर उन चारों पर कंसंट्रेट करती है। ये कॉलेज के छात्र थे, इन्हें ऐसे ही नहीं उठा सकते थे। लोग सोचेंगे कि गुनाहगार को पकड़ने के चक्कर में पुलिस बच्चों को उठा रही है। इसके बाद 2 पुलिस वालों को सादी वर्दी में इन पर नजर रखने के लिए कहा गया कि ये कॉलेज में क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ पर जाते हैं। इसी में एक दिन इन चारों में से 2 कॉलेज के गेट पर खड़े होकर आपस में बातें कर रहे थे। एक ने पूछा, आजकल पुलिस का आना जाना बहुत है कॉलेज में, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? दूसरे ने जवाब दिया, जब बॉस यहाँ पर हैं तो क्या दिक्कत है? एक पुलिस वाले ने इनकी बातें सुन ली और एसीपी हुल्ल्यालकर को इसकी रिपोर्ट कर दी। चूँकि हुल्ल्यालकर पिछले सालों में जितनी भी वारदातें हुई थी उन सभी का कच्चा चिट्ठा पढ़ चुके थे और रिकॉर्ड भी इनके पास मौजूद था। एसीपी को बॉस वाली बात सुनते ही यशोमती बाफना के घर पर जो सारा किस्सा हुआ था वो याद आ जाता है। उस समय पुलिस ने कोई एक्शन तो नहीं लिया था, लेकिन यशोमती के कंप्लेन को दर्ज किया था। अब एसीपी यशोमती द्वारा लिखाई गई उस कंप्लेन को पढ़ते हैं और उनसे जाकर मिलते हैं। मिलते ही उनसे उस रात हुई घटना के बारे में पूछते हैं। उन नौकरों से भी बात करते हैं जिन्होंने उन चारों का सामना किया था, उनका हुलिया वगैरह भी पूछते हैं। उस वारदात में भी 4 लोग थे और यहाँ पर भी 4 लोगों का नाम सामने आया था, जैसा कि सुहास चंदक ने बताया था। अब इन चारों को उठा लिया गया और अलग अलग कमरों में बिठाया गया। ये चारों मान लेते हैं कि ये जिगरी दोस्त हैं, हमेशा साथ रहते हैं। इसलिए पुलिस अलग अलग कमरों में जाती है और जनवरी 1976 से लेकर के मार्च 1977 के बीच में ये कहाँ कहाँ पर थे सबसे पूछताछ करती है। एक से दूसरे के बारे में पूछते हैं और फिर उससे खुद के बारे में पूछते हैं। सब अलग अलग बता रहे थे। एक कहता कि इस दिन ये पुणे के इस होटल में था, तो दूसरा कहता कि इस दिन हम लोग पिक्चर देखने के लिए गए थे। ऐसे ही ये उल्टा सीधा जवाब दे रहे थे। पुलिस बिना ठोस सबूत या गवाह के इनको हाथ भी नहीं लगा सकती थी। इन चारों के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने के लिए पुलिस वापस से अभिनव कला महाविद्यालय जाती है और इन चारों के क्लासमेट से बात करती है। पूछताछ करते टाइम उनमें से एक घबराया हुआ था। उस छात्र का नाम था सतीश गोरे। पुलिस सतीश के पास आती है और उससे पूछती है, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? ये और भी घबराने लगता है। अब पुलिस इसको अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर आती है और इसे पूछताछ करती है। पुलिस स्टेशन में सतीश एक राज उगलता है। इसने कहा कि पुणे में पिछले जनवरी 1976 से लेकर के अब तक जितने भी कत्ल हुए हैं सब में इन्हीं चारों का हाथ है, जिनको आपने अपनी कस्टडी में रखा हुआ है। इनमें से राजेंद्र तीनों का बॉस है। पुलिस सतीश से पूछती है, तुम्हें ये सब कैसे पता, किसने बताया? सतीश ने कहा, एक दिन मजाक मजाक में इन्होंने मुझसे सारी बातें बता दी थी। इन चारों के अलावा एक और आदमी है, सुहास चंदक। ये प्रकाश हेगड़े के मामले में भी इन चारों के साथ था। इसके बाद पुलिस सुहास चंदक को भी उठा लेती है और सख्ती से कहती है, हमें पता है कि तुम प्रकाश हेगड़े के टाइम पर भी थे और उसके अंत तक थे, जब तक कि वो मर नहीं गया। अगर तुम सरकारी गवाह बन जाओ तो तुम्हें कोई भी सजा नहीं मिलेगी। इतना सुनकर सुहास चंदक मान गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इसके बाद उसने सारी सच्चाई पुलिस को बता दी। जहां पर इन्होंने प्रकाश की बॉडी को फेंका था उस तालाब से बॉडी भी मिल जाती है। वैसे उसे मरे हुए 1 साल बीत चुके थे, इसलिए पुलिस को केवल कंकाल मिलता है।
अब पुलिस के पास पर्याप्त गवाह और सबूत थे उन चारों को दोषी साबित करने के लिए। 23 मार्च 1977 1977 को अनिल गोखले का कत्ल हुआ था। इसके ठीक 7 दिनों बाद 30 मार्च को पुलिस राजेंद्र, दिलीप, शांताराम और मुनव्वर को ऑफिशियली गिरफ्तार कर लेती है। अब पुलिस इन चारों के सामने सारे गवाह और सबूत पेश करती है, जिससे ये टूट जाते हैं और अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। पुलिस के मन में अभी भी कुछ डाउट्स थे। पहला, जब इन्होंने जोशी फैमिली में सबकी हत्या की थी तो वहाँ पर आनंद जोशी के सारे कपड़े उतरवा दिए गए थे। जब अभयंकर फैमिली में हत्या हुआ था तो वहाँ भी अभयंकर की पोती जई के भी सारे कपड़े उतरवा दिए गए थे। दूसरा, जब पुलिस क्राइम सीन पर आई थी दोनों जगह पर, तो वहाँ पर कुछ स्मेल आ रहा था। कुछ पुलिस वालों को ये सुगंधित लग रहा था तो कुछ को ये बदबू लग रहा था। ये चारों क्राइम करने के बाद कुछ परफ्यूम छिड़क कर जाते थे। इन दोनों वजहों के बारे में इन चारों से पूछते हैं। इन्होंने कहा कि हम लूटपाट करने के लिए घर में घुसते थे, वहां पर जो भी आखिरी में बचता था उससे घर में रखे कीमती सामानों के बारे में पूछते थे, लेकिन इससे पहले उनके सारे कपड़े उतरवा देते थे ताकि ये हमें चकमा देकर भाग न जाएं। चूंकि ये पूरी तरह से वस्त्रहीन थे इसलिए शर्म के मारे ये घर से बाहर भी नहीं जा सकते थे। अब वहाँ पर परफ्यूम छिड़कने की वजह ये थी कि अगर पुलिस इनका पीछा करने के लिए खोजी कुत्तों को लगाए तो इसी महक में ये कुत्ते उलझ जाएं और हमें पकड़ ना पाएं। इनसे यह भी पूछा जाता है कि तुम लोग हत्या करने के लिए रस्सी का इस्तेमाल क्यों करते थे। इन्होंने कहा कि वो सस्ता पड़ता था, चाकू छुरे से मारते तो हर जगह खून बिखर जाता, हमारे ऊपर भी आ जाता, जिसे बाद में हमें साफ भी करना पड़ता, खुद को भी और चाकू को भी, बड़ी झंझट होती, इसलिए हम रस्सी का इस्तेमाल करते थे। इन्होंने जितने भी सामान चोरी किए थे ये सभी करवे रोड पर बने इनके ठिकाने से बरामद हो गया। 15 मई 1978 इन पर सेशन कोर्ट में मुकदमा शुरू होता है और 28 सितंबर 1978 को इन चारों को फांसी की सजा होती है और सरकारी गवाह सुहास चंदक को बरी कर दिया जाता है। इसके बाद ये मुंबई हाई कोर्ट में जाते हैं। यहाँ से भी 6 अप्रैल 1979 को फांसी की सजा होती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी अपील को खारिज कर दिया। इसका मतलब कि इन्हें फांसी की सजा होगी। अब ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास दया याचिका भेजते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट भी इनकी याचिका को खारिज कर देते हैं। इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में अपना रिव्यू पिटीशन दायर करते हैं। इनका मानना था कि फांसी देने से बहुत तकलीफ होगी, इसलिए हमें इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाकर इलेक्ट्रिक शॉक देकर मारा जाए। उन दिनों ऐसी इलेक्ट्रिक चेयर वाली सजा कई देशों में हुआ करती थी। इन्होंने मरने के बाद अपना अंग दान करने की भी बात कही, लेकिन इसमें काफी पेपर वर्क होता, काफी टाइम जाता। इनमें से एक दो ने कहा कि हम कुछ किताबों को मराठी में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, किताब लिखना चाहते हैं। वैसे ये सब इनकी चाल थी कि फांसी को ज्यादा से ज्यादा दिन टाल सकें और बाद में मामला ठंडा पड़ जाए। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन का फैसला आने में काफी टाइम लग रहा था, इसलिए पुणे में रहने वाले 1000 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर लिखा और साइन करके स्टेट की तरफ से दिल्ली भेजा सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें लिखा था कि रिव्यू पिटीशन को जल्द से जल्द देखा जाए और इन चारों कातिलों को फांसी की सजा दी जाए। 27 नवंबर 1983 को राजेंद्र जक्कल, दिलीप सुतार, शांताराम कन्नौजी और मुनव्वर हारून शाह को पुणे के यरवाड़ा जेल में फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। केवल 5 साल पहले शुरू हुआ कत्ल का सिलसिला फांसी पर आकर थम गया। यही आजाद भारत का एक ऐसा केस है जिसमें एक से ज्यादा लोगों को एक साथ फांसी हुआ था। हालांकि इसके बाद निर्भया केस में ऐसा हुआ। तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।